वेलकम। मैं पीके प्रेम। आज पुनः आप लोगों का इजी वे में फिर से स्वागत है। यूपीपीसीएल के सीरीज में हम लोग अगले पेपर प्रीवियस ईयर के अगले डेट का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, जो है 25/1/2019 यूपीपीसीएल। 24/1/2019 के पेपर मैंने इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के करवा दिए। इस पर आपको इसके कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाया गया। इसके मैथमेटिक्स में जो रीजनिंग इनके भी एनालिसिस कराए गए। तो आप लोग फिर से चलेंगे अगले डेट का, यानी 25/1/2019 में जो एग्जाम हुए थे उसके पूछे गए प्रश्न पर। आइए, ट्रेड सेक्शन टेक्निकल का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पुनः आवेशनीय सेल का उदाहरण है। पुनः आवेशनीय सेल मतलब कौन सा, यानी रिचार्जेबल सेल। सेल मैं बता दूं जानकारी के लिए कि सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल, कौन सा, प्राइमरी यानी प्राथमिक सेल। दूसरा होता है सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल वैसा सेल होता है जिसे आप यूज करके फेंक दीजिए, फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी चार्ज। जैसे आपके टॉर्च में लगा हुआ बैटरी, आपके घड़ी में लगी हुई बैटरी चार्ज नहीं किया जाता है, उसे आप क्या कर सकते हैं, एक बार ही यूज कर सकते हैं। लेकिन द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल जो होता है उसे आप चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे लेड एसिड सेल हुआ, समझ गए। तो ये कह रहा है कि पुनः आवेशनीय सेल का उदाहरण है। देखिए, क्षारीय सेल जो है यह है प्राइमरी सेल। कौन सा सेल है, प्राथमिक सेल। यह रिचार्जेबल नहीं होता है। और यह लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल भी प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हैं, प्रकार हैं। ये भी पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इनका यानी जिंक क्लोरीन सेल ZnCl वाला भी क्या है, प्राथमिक सेल का ही उदाहरण है। इसे पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी पुनः चार्ज करके आप उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ये लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल, ये देखिए लेड एसिड सेल जो है, ये जो आप घरों में, इन्वर्टर में, आप ऑटोमोबाइल में, कार में, बस में, जहाँ भी यूज करते हैं वो होता है लेड एसिड सेल। लगभग ये सेल क्या है, रिचार्जेबल होता है, बार बार यूज कर सकते हैं इसे, फिर भी इसका लाइफ टाइम होता है। तो कौन सा हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हुआ, पुनः आवेशनीय सेल का उदाहरण हुआ लेड एसिड सेल। इसी को बोलते हैं सीसा संचायक बैटरी। क्या बोलते हैं, सीसा संचायक बैटरी, संचायक बैटरी। समझ गए हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेल चैप्टर से लिया गया है। चले आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, पढ़िए कि दृढ़ परिरक्षी नालिका के संबंधन और असंबंधन के लिए डैश टूल यानी कौन सा उपकरण की आवश्यकता होती है। तो आप सबसे पहले यह समझिए कि दृढ़ परिरक्षी नालिका होता क्या है। दृढ़ मतलब क्या होता है, कठोर, यानी कंड्यूट। क्या होता है, दृढ़ मतलब कठोर, कंड्यूट परिरक्षी नालिका। ये कंड्यूट पाइप वायरिंग जो अपने घर में आप देखते हैं, पहले क्या करते थे लोग, GI पाइप, ये देख रही है, ये GI पाइप, ये GI पाइप का यूज करके अपने दीवार के अंदर अपने घर को सुरक्षित, सजावटी, कोई गैदरिंग ना हो, अंदर ही अंदर वायरिंग कर करके अपने घर में बिजली का सारा उपलब्ध अपना सामान लगाते थे। ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए मतलब संबंधन और असंबंधन, मतलब खोलने और लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो GI पाइप का जो उपयोग करते हैं जोड़ने के लिए वह होता है पाइप रिंच का। किसका, पाइप रिंच। पाइप को कसने के लिए पाइप रिंच का आवश्यकता होगा। तो याद आया ऑप्शन में, समझ गए। ये संबंधन और असंबंधन के लिए कौन सा टूल, पाइप रिंच का। ये दाब बेडर तो नहीं होगा, दाब बेडर मतलब होगा प्रेशर वाला बेडर, ऐसा तो नहीं करते हैं जोड़ने के लिए। ये परिरक्षी कंड्यूट पाइप कटर, ये कटर है, जोड़ने के लिए थोड़ी होता है, काटने के लिए होता है। ये वेल्डिंग रैक,
रेक पर रख के आपको पाइप नहीं कर सकते हैं, हैंड पर रख दीजिए, उससे नहीं होगा। समझ गए ना? तो किसका यूज करते हैं? ये है पाइप रिंच, रजिस्टर वाला पाइप रिंच। इसी पाइप को दोनों कर लगाकर क्या करते हैं? इससे कस देते हैं, टाइट करते हैं। समझ में आ गया? कंडक्ट पाइप के जोड़ने और खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली पाइप रिंच। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। लीजिए, ये है अगला क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेलिएंट टाइप रोटर आर यूज्ड इन अल्टरनेटर व्हिच आर ड्राइवन बाय व्हाट काइंड ऑफ मूवर्स। मतलब हिंदी में आपको समझा दें कि सेलिएंट पोल प्रकार के रोटर का जो यूज होता है अल्टरनेटर में, वह इसका ड्राइवर व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का होता है रोटर, वो समझ गए? किस प्रकार का रोटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो सेलिएंट टाइप है ना, वो किस पर्पज से यूज करते हैं भाई? दो प्रकार के रोटर, हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है। यूपीपीसीएल का जो पहला क्वेश्चन प्रीवियस है उसमें जरूर जाकर देखिए, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए हैं हम आप वहां पर। आइए फिर भी अभी समझ लेते हैं। सेलिएंट पोल और सिलिंड्रिकल पोल होता है, ये देख रहे हैं ना, ये है सेलिएंट पोल। कौन सा है? सेलिएंट पोल है, सेलिएंट पोल। और ये है बेलनाकार, सिलिंड्रिकल। कौन सा? इसको बेलनाकार बोलते हैं, बेलनाकार। ये अधिक स्पीड के लिए यूज करते हैं और ये कम स्पीड के लिए यूज करते हैं। यानी कम स्पीड के लिए कौन सा? सेलिएंट पोल, और अधिक स्पीड के लिए यूज करते हैं बेलनाकार। तो कह रहा है सेलिएंट पोल लो एंड मीडियम स्पीड प्राइम मूवर्स है। क्या है? लो एंड मीडियम प्राइम मूवर्स, ये सेलिएंट पोल होता है। चले, इसका आंसर क्या हुआ? सेलिएंट पोल लो एंड मीडियम स्पीड प्राइम मूवर्स के लिए यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस है कि मशीन के कोर में डैश को कम करने के लिए पटलन की आवश्यकता होती है, यानी लेमिनेशन की आवश्यकता होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है, एडी करंट हानि से बचने के लिए क्या करते हैं, मशीन में जो कोर बनता है, ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए आर्मेचर जैसे मशीन में, इसका जो लेमिनेशन डिस्क होता है पतला पतला, ये लेमिनेशन किया। लेमिनेशन मतलब एक दूसरे में इंसुलेटेड, एक प्लेट पर दूसरा पत्ती पर रख देते हैं डिस्क, ये आपस में क्या हो, इंसुलेटिंग होना चाहिए, ये एक दूसरे से कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए। तो ये करते हैं किस लिए? ईडी करंट हानि को, ईडी करंट धारा को कम करने के लिए। यह कह रहा है शक्ति गुणक के लिए, ऐसा नहीं है। उत्पादित वोल्टेज तो इसमें कॉइल पर डिपेंड करेगा ना, वाइंडिंग पर डिपेंड करेगा ना। मशीन की आयु से क्या मतलब है? मशीन की आयु से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब है ईडी करंट लॉस से। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ईडी करंट लॉस। ये समझ गए? मशीन में लेमिनेशन इसलिए करते हैं कि एडी करंट लॉस से बचा जा सके। समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन ये है कि विकल्पों में उल्लिखित किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है? भाई ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस कमरे में आवश्यकता कितनी होती है। कहीं पर वर्कशॉप होता है, कहीं पर स्टडी रूम होता है, कहीं पर किचन होता है, कहीं पर लॉबी होती है, तो कहाँ पर ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता पड़ती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा कि रसोई में और अध्ययन कक्ष, हॉल, लॉबी। देखिए आप पढ़ते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे अक्षर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है, यानी आपको स्टडी रूम में क्या होना चाहिए? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है अध्ययन कक्ष में। कहाँ? अध्ययन कक्ष में आवश्यकता होता है। समझ गए? ऑप्शन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन कितना 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि बैटरी आवेशित यानी चार्ज करते समय, बैटरी को चार्ज करते समय इलेक्ट्रोलाइट का तापमान कितना होना चाहिए? याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बैटरी को जो चार्ज करते हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि जहाँ भी बैटरी चार्जिंग की व्यवस्था होती है वहाँ खुला वातावरण होता है। आप क्या कर सकते हैं, बंद कमरे में बैटरी चार्जिंग नहीं करते, गैस होता है, हीट होता है, वह वहाँ खतरनाक हो सकती है। इसलिए वहाँ जो बैटरी इलेक्ट्रोलाइट की जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना होता है?
40 डिग्री सी। हमेशा याद रखिएगा, बैटरी चार्जिंग में विलियन जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो पानी होता है ना, उसका तापमान 40 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ गए? ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि परिणामित्र या घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए संकीर्ण BH पास यानी BH कर्व क्यों वांछनीय है, क्यों जरूरी है BH कर्व की, क्यों बात होता है। परिणामी मतलब ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाया जाता है पतली पतली, उसका वॉल्यूम कम कर दिया जाता है। क्यों? हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। क्या हिस्टैरिसीस लॉस हानि अधिक ना हो, इसलिए किसका BH पास यानी हिस्टैरिसीस BH कर्व की आवश्यकता होती है, ये वांछनीय है। इस ऑप्शन में ये कह रहा है इनमें हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए 2 प्रकार की हानि हमने बताया आपको। एक होता है कोर में होता है एडी करंट, लेमिनेशन को, उसे किसी भी मशीन को लेमिनेट करके आप उसके एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। और उसका थिकनेस जो कम और ज़्यादा रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि हिस्टैरिसीस हानि भी होती है। हिस्टैरिसीस हानि, आइए देखिए 2 प्रकार की हानि होता है। क्या होता है? एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस ये थिकनेस की बात, BH कर्व की बात किया, उसमें होता है वॉल्यूम। अगर उसके लेमिनेशन कोर को पतला करके नहीं रखेंगे तो उसका वॉल्यूम अधिक हो जाएगा। जब वॉल्यूम अधिक होगा तो लॉस क्या, देखिए ये भी है, ये हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला है, बी फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम पावर होना चाहिए 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस अधिक होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम कम करते हैं। BH कर्व होना जरूरी है। समझ गए? तो क्या हुआ, परिणामित में ये BH कर्व क्यों वास्तविक है, क्योंकि हिस्टैरिसीस हानि कम होनी चाहिए। समझ गए ना? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। ऑप्शन के माध्यम से आपको बताते हैं। आइए ऑप्शन क्या कह रहा है। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ऋणात्मक तापमान गुणांक होता क्या है। ऋणात्मक तापमान गुणांक, आइए समझते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि अगर आपका कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ या कोई मेटल या कोई सेमीकंडक्टर या सब अलग अलग होता है, तो ऋणात्मक तापमान गुणांक का मतलब हुआ कि जब किसी पदार्थ में आप हीट देते हैं यानी तापमान बढ़ता है तो पदार्थ का प्रतिरोध कमता है कि बढ़ता है। अगर आप तापमान देते हैं, अगर कोई कंडक्टर, कोई चालक अगर तापमान की उपस्थिति में प्रतिरोध बढ़ा देता है तो वो होता है तापमान गुणांक यानी धनात्मक तापमान गुणांक। अगर किसी पदार्थ में तापमान के बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो रहा है तो वो होता है ऋणात्मक तापमान गुणांक। क्वेश्चन कर रहा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है, तो इसमें देखिए एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम का तापमान बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध जब बढ़ेगा, अभी हमने आपको बताया कि तापमान बढ़ाने से जिसका प्रतिरोध बढ़ जाता है होता है धनात्मक। ठीक है, तो ये धनात्मक है, इससे ऋणात्मक में नहीं होगा। बाकी इसका तापमान बढ़ाएंगे, इसका तापमान बढ़ाएंगे, रबड़ का तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि ये सभी पदार्थ इंसुलेटर है यानी कुचालक है। तो समझ गए, ऑप्शन नंबर 3 एल्युमिनियम ऋणात्मक तापमान गुणांक वाला पदार्थ नहीं है। चले अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चंस देखिए कह रहा है कि सामान्यतः अनुनाद आवृत्ति मीटर का पैमाना क्या होता है। सामान्यतः अनुनाद, अनुनाद मतलब क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आइए हम लोग समझते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जहां पर आपका ये फ्रीक्वेंसी में आपका सी और वहां पर दोनों यानी कि XC बराबर XL हो जाता है ना,
तो वो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस समय का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है। उसका जो पैमाना सामान्यता होता है 45 से 55 हर्ट्ज होता है। कितना? ऑप्शन के ए के अकॉर्डिंग ये सही है, इसमें कुछ समझना नहीं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की सामान्यता जो होती है 45 से 55 होता है रेंज, इसीलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चले आगे। ये अगला क्वेश्चन है कि एक असंतुलित और संतुलित परिपथ के अनाविष्ट यानी न्यूट्रल तार में धारा कितनी होती है। आपको संतुलित और असंतुलित बताया था, फिर भी थोड़ा जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि देखिए स्टार ये कनेक्शन है, इसमें क्या है आर वाई और बी, रेड येलो और ब्लू, और इसके कॉमन पॉइंट पे क्या होता है न्यूट्रल होता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि इसको आर में वाई में बी में सब में लोड लगाया हुआ है, तो सब फेज के साथ गर्म के साथ न्यूट्रल होना जरूरी है। तो सभी का न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे और संतुलित है, सभी में समान लोड लगा हुआ है, तो इसमें करंट कितना होगा। कहने का मतलब सभी करंट रिटर्न होके न्यूट्रल से होके आएगा, तो आपको IN बराबर होगा Y में कितना करंट है, B में कितना करंट है, और ये क्या कहते हैं येलो ब्लू और रेड में तीनों फेज में कितना करंट है, सभी करंट को जोड़ देंगे तो सभी रिटर्न होकर के एक न्यूट्रल के रास्ते से आएगा। किससे? न्यूट्रल के रास्ते से आएगा। तो न्यूट्रल में करंट क्या होगा IN, मतलब न्यूट्रल करंट में होगा R का करंट और Y का करंट और B का करंट, तीनों का सबमिशन करेंगे यानी जोड़ देंगे तो न्यूट्रल में करंट निकलेगा। किस स्थिति में? संतुलित, क्या कहता है असंतुलित स्टार परिपथ के अनाविष्ट, असंतुलित रहेगा तब। समझ गए ना? चले अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? अगला क्वेश्चंस कह रहा है कि ये है ना, कह रहा है व्हिच काइंड ऑफ लैंप इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग, मतलब किस प्रकार के बल्ब का यूज आप डेकोरेशन में और एडवर्टाइजिंग में, मतलब विज्ञापन में करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा कि ये जो लैंप है इसकी लंबाई कितनी होती है अधिकतम, तो वो हमने पढ़ा था। पिछली वीडियो जरूर जाकर देखिए, 5 स्लॉट में बनाया गया है, पूरी की पूरी एनालिसिस है इस, समझ गए। आइए, कहने का मतलब ये देख रहे हैं, ये तो साधारण सी बात है नियॉन लैंप। नियॉन लैंप कैसे? देखिए आप जब होटल पे जाते हैं कि रास्ते में जाते हैं तो आपको मिलता है इस तरह का होटल, ये देख रहे हैं बहुत झकास दिखाई देता है, आपको दूर से दिख जाता है कि भाई यहाँ होटल है, यहाँ हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में वहाँ की व्यवस्था क्या क्या है, पेप्सी का जबरदस्त लाइटिंग दिखता है आपको। आप क्या करते हैं तुरंत से, अंदर में कुछ ही हो भाई, लेकिन आपको ऐसा अट्रैक्टिव दिखेगा कि आप जरूर जाकर पता करेंगे वहाँ कि भाई ये तो मस्त होटल है, चलो इसमें थोड़ा सा पेप्सी पीते हैं और चलते हैं आगे बढ़ते हैं फिर जाएंगे। तो दूर से विज्ञापन के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए किसका उपयोग करते हैं? किस लैंप का? नियॉन लैंप का। ठीक है, ये है नियॉन लैंप। समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर, मतलब जिसमें से करंट बह सके, होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है? भाई जब करंट बढ़ता है तो कह रहे हैं तार होता है ना, कभी कभी गर्म हो जाता है। नहीं तो गर्म हो जाता है तो क्यों गर्म हो जाता है भाई? यही बात सोचने वाली है। तो कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए उसमें गर्म हो जाने का मतलब है कि जब करंट बहती है तो करंट बहने का मतलब, करंट का आप डिफिनेशन क्या देते हैं? करंट कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह, इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेगा उसमें तो आपस में टकरा भी सकता है। जब आपस में टकराएगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, जब किसी कंडक्टर में, किसी चालक में, किसी तार में करंट बहती है, करंट यानी आई बहती है तो इलेक्ट्रॉन बहती है। सीधा सीधा समझिए, इलेक्ट्रॉन बहती है। यही इलेक्ट्रॉन जब बहुत स्पीड से, बहुत यानी बहुत अधिक करंट बहती है तो वो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराता है। टकराता है तो क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है। कितना? वो स्पीड पर डिपेंड करेगा, करंट के मान पर डिपेंड करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच जो टकराव होता है उससे क्या होता है? हीट उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मा पैदा होती है। समझ में आ गया?
तो चलिए, कह रहा है कि धात्विक कंडक्टर में जो गुजर तापमान किस प्रकार बढ़ती है, किसके कारण बढ़ती है, तो चालन इलेक्ट्रॉन के और परमाणु के बीच टकराव के कारण। समझ में आया? यानी इलेक्ट्रॉन और परमाणु आपस में टकराती है तो क्या होता है, तार गर्म हो जाता है। नहीं, देखिए जब भी लोड बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ जाएगा, या करंट बढ़ेगा तो तार गर्म होने लगेगा। आप कहते हैं बंद करो बंद करो, तो बंद नहीं करना है, करंट के मान को कम कर देना है, लोड उसको कम कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन चले। ये अगला क्वेश्चन है कि उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ में डैश होता है। भाई अभी अभी हमने आपको बताया ना कि दो तरह की बातें होती है, एक होती है धनात्मक तापमान गुणांक, एक होता है ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो यही क्वेश्चन आ गया ना कि उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि होता है, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध में वृद्धि होगा, तो वो कौन सा होगा, धनात्मक तापमान गुणांक। अभी अभी हमने आपको बताया, तो इसमें कोई बात ही नहीं पूछना है, कौन सा ऑप्शन है, धनात्मक तापमान गुणांक। ठीक है, चले आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि एक बंद विद्युत परिपथ में IR वोल्टता, यानी कि IR वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं इसको, कितना वोल्टेज खपत हुआ किसी परिपथ में, वो निर्भर करता है करंट उसमें कितनी जा रही है, उस परिपथ का प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध और करंट के गुणनफल के बराबर उसमें वोल्टेज खपत होती है। समझ रहे हैं ना बात को? ये तो कह रहा है कि ये किस पर निर्भर, ये मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करता है, तो धारा पर निर्भर करता है। धारा कितना, देखिए किसी भी पदार्थ का, जैसे मान लीजिए एक तार है, ये देखिए ये क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक सर्किट है, इसमें आपकी सप्लाई दे दी है, तो तार जो है उसका प्रतिरोध तो निश्चित है, कांस्टेंट है, तो इसमें बहेगा क्या, कम ज्यादा किसको कर सकते हैं, करंट को, यानी I के मान को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह V यानी कि क्या होता है, V बराबर IR। तो R तो लगा हुआ है, ये तार है, बल्ब है, ये तो बदल नहीं रहे हैं हम, तो क्या बढ़ेगी, करंट। तो करंट के दिशा पर निर्भर करेगा, किस पर, धारा के प्रवाह के दिशा पर। दिशा की बात समझ छोड़ दीजिए, करंट के वैल्यू, करंट कितनी स्पीड से जा रही है, करंट के मान पर डिपेंड करेगा। समझ गए ना, किस पर, करंट के मान पर निर्भर करेगा। समझ में आ रहा है? चले आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए ये देखिए, ये है अपना अगला क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। कह रहे हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज नॉट प्रेजेंट इन स्टैटिक रिले सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम। कहने का मतलब है ऐसा कौन सा इसमें डिवाइस है, कौन सा प्रेजेंट स्टैटिक रिले है जिसका सिंप्लीफाइड डायग्राम नहीं बना सकते। क्या, सर्किट डायग्राम। इसका ब्लॉक डायग्राम आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन सर्किट डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यानी भारी है। तो इस ऑप्शन में क्या है, कह रहा है आउटपुट डिवाइस। भाई आउटपुट डिवाइस तो ढेर सारा है, एक बल्ब भी आउटपुट डिवाइस मान लीजिए, हम मान लेते हैं। तो बल्ब का तो फिगर आसानी से बना दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। यदि बल्ब है ऐसा बना दिए, कोई दिक्कत है, सिंबल लगा दिए लैंप का, यानी किसी भी चीज़ का आप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इस ऑप्शन में, देखिए रेक्टिफायर का, आप रेक्टिफायर का भी आसानी से बना सकते हैं, एम्पलीफायर का भी। लेकिन इन्वर्टर है ना, दोनों तरफ की बात होती है। इन्वर्टर में क्या होती है, यह इन्वर्टर क्या करती है, ये आपको डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। किसको, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसका सिंप्लीफाइड स्टैटिक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, बल्कि प्रिपरेशन का स्टैटिक डायग्राम नहीं बना सकते। किसका, इन्वर्टर का। समझ में आया? किसका सिंप्लीफाइड डायग्राम नहीं बना सकते हैं, इन्वर्टर का। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है इन्वर्टर, ये बैटरी के साथ ना आपके घर में लगा होगा, आप देखे भी होंगे, नहीं लगा होगा तो। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 16 नंबर का, एक न्यूमेरिकल है। आइए, बहुत डरते हैं न्यूमेरिकल से ना, ये इतना अच्छा से, इतनी आसान है कि आप इसकी थ्योरी को पढ़िए, इसके फार्मूला याद रखिए, कुछ नहीं है, फार्मूला पे सब सवाल का वैल्यू रख देंगे और सवाल आपका बन जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि तरंग कुंडलित, क्या, तरंग कुंडलित, ये है ना आर्मेचर कुंडली वाले 4 पोल वाले जनित्र। तो कितना, देखिए जो जो दिया हुआ है ना गिवन डाटा, पहले उसको लिख लीजिए आप। गिवन डाटा है 4 पोल, तो पोल कितना, 4, 51 खांचे हैं।
तो उसका जो स्टेटर होता है ना, जिसमें आप क्या करते हैं, कॉइल ये देते हैं वाइंडिंग, तो उसके स्टेटर में ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 टोटल मिलकर 51 है। और उस पूरे एक स्लॉट में कितना है, 20 कंडक्टर है। एक में 20 कॉइल, ये तार जो लपेटते हैं ना 20 टर्न, वो है एक में। तो टोटल कंडक्टर कितना, कंडक्टर को सूचित करते हैं जेड से। तो जेड का मान हो जाएगा 51 को स्लॉट है, अब प्रत्येक स्लॉट में 20-20 तार लपेटा हुआ है। 20-20 तार मतलब 20 टर्न, एक कॉइल को 20 बार उसमें घुमा के लपेट दिया गया, इसे समझ गए। तो कंडक्टर की संख्या कितना गुना कर देते हैं भाई, 1020। कितना, 1020। इसको जगह खाली कर देते हैं यहां से। ये कितना है, जेड बराबर 1020। और पढ़िए क्वेश्चन आगे, कह रहा है कि 1500 घूर्णन प्रति मिनट यानी आरपीएम स्पीड एन क्या है भाई, एन है 1500 आरपीएम। कितना, 1500 आरपीएम, ठीक है। और कह रहा है कि मशीन वोल्टेज कितना उत्पन्न करेगा, यानी आपको कह रहा है कि ये इतना करने के बाद 4 पोल का आप बना दिए, टर्न इतना दे दिए और आरपीएम इतना स्पीड पर घुमाएंगे 1500 आरपीएम पर, तो कितना वोल्टेज उत्पन्न करेगा। ये और अंतिम में क्वेश्चन बात कर रहा है कि 7 मिलीवेबर प्रति पोल, यानी एक पोल से 7 मिलीवेबर का क्या है, फ्लक्स निकलता है। तो चुंबक काटेगा कंडक्टर को तब तो निकलेगा करंट या वोल्टेज। तो कितना है, फाई का मान देख लीजिए, यहां पर लिख देते हैं। फाई बराबर क्या है, 7 मिलीवेबर। नहीं, 7 मिलीवेबर है तो इसको वेबर में लाइए भाई, 7 गुना 10 पावर -3, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप जो ये सारा चीज बता दिया है, आप इजी बराबर फॉर्मूला लिखना है। देखिए इजी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहां पर लिखते हैं इजी इज इक्वल टू फाई जेड एन पी बटा 60A। ये है तरंग यानी वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में A बराबर होता है 2, यानी हमने बताया था पिछली बार भी, पिछले क्वेश्चन प्रीवियस में भी बताया कि लेफ्ट वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में A बराबर P, और याद रखने के बता दें वहां पर A बराबर P होगा किसमें, लेफ्ट वाइंडिंग में। किसमें, लेफ्ट वाइंडिंग में। लेफ्ट वाइंडिंग में A बराबर P होता है। चलिए इस क्वेश्चन में फाई जेड एन पी सबका मान दिया हुआ है, इसको रख देंगे और आपका क्या होगा, आंसर आएगा। चलिए ये आप यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका फिर आगे हम इसे यहां पर जगह है लिख देते हैं। चलिए फाई का मान क्या है, 7 इंटू 10 पावर -3, फाई का मान रख दिया। और क्या कर रहा है, जेड का मान क्या है, 1020। और ये जेड का मान रख दिए। एन का मान कितना है, 1500 आरपीएम। कितना हो गया, 1500 आरपीएम। फाई का मान, जेड का मान, एन का मान, तब पी कितना, 4 पोल का जनरेटर है। और कह रहा है 60, ए का मान वेव वाइंडिंग है, ए बराबर कितना होगा, 2। ए बराबर 2, ये पर देखिए लिखा हुआ ए बराबर 2। इसको कैलकुलेशन कर लें हम लोग। देखिए 1 2 3 शून्य है, तो इस पर 10 पावर -3 है, तो ये इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखिए कितना बचा, ये 15 चौके 60 हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया। ये समझ में आया, 4 और 4 कैंसिल हुआ। चलिए ये देखिए यहाँ पर ये कट गया, ये हो गया 51। तो आपको रिजल्ट में कितना आएगा, इजी बराबर कितना आएगा, पेन को यहाँ चेंज कर दूँ, रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट दिखना चाहिए सही से। ये इजी बराबर यहाँ पर है 7 गुना 51 जो बचा है, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 और 7 पंचे 35 यानी 357 वोल्ट वाला जनरेटर है ये कितना वोल्टेज दिया, 357। आइए, अरे भाई इसमें तो 357 नहीं है। देखिए ये क्या कहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेव वाइंडिंग, आंसर दिया है लेफ्ट वाइंडिंग में। देखिए अगर लेफ्ट वाइंडिंग की बात करेंगे तो ए बराबर पी रखेंगे, यानी कि यहाँ
ये आंसर मिस्टेक है, इसका आंसर मिस्टेक है। ये जो आंसर दिया गया है ये वेब वाइंडिंग में दिया हुआ है, सॉरी लैप में दिया है। आपको पूछा है वेब में, तो वेब में ये होगा आंसर 357 वोल्ट। अगर लैप में बात करेंगे, लैप में बात करेंगे तो यहाँ 2 के जगह पे A बराबर P हो जाएगा, यानी पोल के बराबर हो जाएगा A का मान। तो समझिए ना, यहाँ 2 है ना, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए। ये 4 से देना था तो 2 ही से दिए, 2 से फिर भाग दे देते हैं इसमें। तो ये आपको जाएगा 2 1 का 2 और 2 7 14 और 16 2 8 16 और ये 5 है, तो ये 178.5 वोल्ट। देखिए ये कितनी मनमानी है इस क्वेश्चन का। ये इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, लेप और वेब दोनों में हम निकाल दिए हैं। ये पूछा है किसमें, वेब में, आंसर दिया है लेप में। समझ गए, लेप वाइंडिंग में। कोई कंफ्यूजन नहीं आपको, जैसे पूछना ये पे आप क्लेम हो सकता था, क्लेम किया होगा लड़कों ने। चलिए समझ में आया कि लेप वाइंडिंग और वेब वाइंडिंग, सीधा सा फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको, Eg बराबर फाइव जेड एन पी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार पूछता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से लौह चुंबकीय पदार्थ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लौह चुंबकीय कोबाल्ट होता है, बाकी चीज क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, यानी पैरामैग्नेटिक बोलते हैं ना उसको। ये ऑप्शन कोबाल्ट है, निकेल कोबाल्ट, ये उदाहरण है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर, इसका नाम है भाई यूनिवर्सल मोटर, नियंत्रण कौन सा विधि नहीं है इसमें। देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम लगा करके, सेंट्रीपिटल फॉर्म लगाकर, यानी अपकेंद्री, अभिकेंद्री और प्रतिरोध विधि, ये तीनों विधि से आप उसके गति को स्पीड कर सकते। किसके, यूनिवर्सल मोटर यानी सार्वत्रिक मोटर का, ठीक है। लेकिन वोल्टेज कंट्रोल करके, क्योंकि ये होता है क्या, सीरीज, ऐसी सीरीज में वोल्टेज कम ज्यादा करने की नहीं है, उससे कंट्रोल नहीं पाएगा सही से, समझ गए। तो वोल्टेज कंट्रोल का विधि सही नहीं है इस ऑप्शन के लिए। तो कौन सा नियंत्रण विधि नहीं है इसमें, वोल्टता नियंत्रण तंत्र नहीं है, बाकी तंत्र यहाँ पर होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये नहीं है यूनिवर्सल मोटर को कंट्रोल करने का विधि। चले अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंक्रोनस मोटर इज क्या है, ऑप्शन में पढ़िए। सिंक्रोनस मोटर क्या है इसमें, सिंक्रोनस मोटर का ये यूनिवर्सल मोटर है। अभी हमने देखा यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पर चलता है, एसी और डीसी दोनों पर चलता है। तो यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर यूनिवर्सल मोटर नहीं है, वो एसी सीरीज मोटर है, समझ गए। ये कह रहा है डीसी मोटर, अरे सिंक्रोनस मोटर है तो क्या डीसी मोटर की बात करते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। याद रखिए ये सेल्फ, यहाँ पर लिखा नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन के एनालिसिस में आपको बहुत अच्छे से बताया था क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, जाकर जरूर देखिए, क्योंकि हर एक बात को बार बार बताना टाइम लैप्स करना होता है। इसीलिए आप वहां देखिए और कंटिन्यू देखिए। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जैसे जैसे सीरीज में आता रहेगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन देखिए क्या कर रहा है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, उसे स्टार्ट करने के लिए एक छोटे मोटर की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं पोनी मोटर। ये देखिए ये है ना, ये सिंक्रोनस मोटर है, इसके ऊपर में एक अलग से मोटर रखा हुआ है। इस मोटर का काम है इसको सिंक्रोनस स्पीड तक घुमाना, समझ गए ना। तो सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब अपने से सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलता है। सिंक्रोनस स्पीड क्या है कि जो आप 3 फेज सप्लाई देते हैं तो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो उसी स्पीड से इसका रोटर को भी घूमना चाहिए, तो वैसा मोटर हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर। तो उसको स्पीड पकड़ाने के लिए पोनी मोटर की आवश्यकता पड़ती है, समझ गए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी सिंक्रोनस मोटर एक अपना, ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, समझ गए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या हो गया भाई, ये ठीक है। चले आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 220 वोल्ट निर्धारित हीटर
110 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा हो तो इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी। कह रहा है कि 220 वोल्ट का हीटर है और उसको मिल रहा है कितना 110 वोल्ट, 110 वोल्ट मिल रहा है। तो चलिए बात करते हैं हीट क्या होता है। हीट के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि हीट होता है ये H इज इक्वल टू I²RT, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हीट का। तो कहने का मतलब उसमें जा रहा होगा करंट I, तो पहले जो करंट जाता होगा तो I²R और T मान ली जा रहा है, तो कहने का मतलब I जा रहा है। और जब वोल्टेज का मान कम हो गया, वोल्टेज पर ही निर्भर करता है करंट, जब वोल्टेज आधा हो गया तो पहले केस में क्या होगा, अब दूसरा केस में करंट भी आधा हो जाएगा। पहले केस में I करंट जा रहा था, दूसरा करंट में वोल्टेज तो मिला रहा है आधा यानी 110, तो करंट भी हो जाएगा आधा। तो करंट का मान I/2, तो I²RT नहीं, तो पहले था I²RT, ये हो गया आधा, तो हो जाएगा 1/4RT, मतलब 1/4। तो भाई 1/4 हो गया कि नहीं। जब वोल्टेज कर दिए कम तो ऊष्मा हो जाएगा उसका 1/4। 220 वोल्ट पर अगर लगाए रहते, कहने का मतलब अगर 250 कैलोरी ऊष्मा जा रहा है तो वहां पर बात करते हैं तो ये जब आधा कर देंगे तो सीधा चौथाई भाग उसको ऊष्मा आपको मिलेगा। याद रखिएगा इस बात को, हमने फार्मूला पर ड्राइव करके बता दिया इसको। यह ऑप्शन नंबर 1/4 सही है, सही ऑप्शन दिया हुआ है। हम पूरी जानकारी के साथ आपको बता रहे हैं, आंसर दिया हुआ है, फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि which of the following option given the correct expression for fusing factor। देखिए फ्यूजिंग फैक्टर क्वेश्चंस बार बार उसी शिफ्ट 2019 का था, आगे पीछे भी आया था, ये उस अगले डेट का था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन और डिफिनीशन के साथ बताया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप शुरू से देखिए, समय हमारा भी बचेगा, आपका भी बचेगा, और अगर आप दोबारा देखेंगे तो उस बार ना भी समझ में आया हो तो बाद में समझ में आ जाएगा। वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर इसीलिए हम आपको सिर्फ याद दिला देते हैं कि क्या होता है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग मतलब आप अपने घर में फ्यूज लगाते हैं, उसका लिमिट होता है ना, और अपना सामान लगाते हैं, उसका भी मिनिमम करंट रेटिंग तय होता है। तो मिनिमम करंट और आपका करंट रेटिंग का जो रेशियो होता है आपके फ्यूज का, उस दोनों का अनुपात कहलाता है फ्यूजिंग फैक्टर। यानी मिनिमम फ्यूजिंग फैक्टर और करंट रेटिंग का जो रेशियो होता है वह कहलाता है फ्यूजिंग फैक्टर। कि आपका अगर 3 एम्पियर का फ्यूज है यानी 5 एम्पियर का, अगर उससे 6 एम्पियर करंट चल जाएगा तो वो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। यानी 5-6 एम्पियर तो आपका मिनिमम है, और उसका जो फ्यूजिंग करंट है उतना अगर चला जाएगा तो दोनों के अनुपात को कहेंगे फ्यूजिंग फैक्टर। समझ में आया। चले अगला क्वेश्चन ये है, ये पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कि परिणामित ट्रांसफार्मर की सामान्यतः दक्षता कब उच्च होती है। यानी कौन सी ऐसी स्थिति है कि ट्रांसफार्मर वहाँ पर अधिक आपको एफिशिएंसी देती है, दक्षता देती है। ये देखिए, सबसे पहले ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर होता है, वाइंडिंग होती है। तो दक्षता देने के लिए क्या है कि दक्षता मतलब आपको ऐसी इन्वेस्ट करते हैं, उसमें इनपुट देते हैं, तो आउटपुट अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलता है तो उस मशीन को या उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, अधिक दक्षणीय है, अधिक दक्षता वाली है। तो मतलब लॉस कम हो तो दक्षता अधिक होगा। हानि ऐसे मान लीजिए आपने गेहूं में आप क्या कर रहे हैं, आटा चक्की मिल में जाते हैं, 10 किलो गेहूं देते हैं और वो पीसता है, तो बर्बाद नहीं होता है। 10 किलो का यानी कि 9 किलो 850 ग्राम तक आपको आटा मिल जाता है। थोड़ा सा उसमें उड़ जाता है या जल जाता है या हवा में चल जाता है तो वो कम लॉस है। अगर पूरा 10 किलो दिए और 9 किलो 999 ग्राम तक आपको अगर मिल जाता है तो आपको अधिक मिल रहा है। तो समझिए इस बात को, यहीं पर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में इस बात को कैसे समझेंगे, अपनी लोकल भाषा में समझेंगे कि कैसे होता है। आइए, ये है ट्रांसफार्मर, ये कोर है। तो एक में होता है ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये कॉपर का वाइंडिंग किया हुआ, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें जो कॉपर का वाइंडिंग है तो इसमें करंट देते हैं, तो इसमें जो इसके कॉपर के द्वारा जो लॉस होता है उसको बोलते हैं कॉपर लॉस, यानी ताम्रहानि, कॉपर लॉस।
और ये जो कोर देख रहे हैं, इस कोर में जो लॉस होता है उसको बोलते हैं आयरन लॉस, यानी लौह हानि। याद रखिएगा, लौह हानि हमेशा बहुत ही कम होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लौह हानि यानी आयरन लॉस के बराबर अगर कॉपर लॉस हो जाएगा तो बहुत कम लॉस होगा। यानी ये दोनों लॉस अगर आपस में बराबर होगा, आयरन लॉस इतना कम होता है कि इसके बराबर, इस आयरन लॉस के बराबर अगर कॉपर लॉस हो जाएगा ना, तो ऐसी स्थिति में कोई भी ट्रांसफार्मर का दक्षता यानी एफिशिएंसी अधिक होगी। क्या होगी? एफिशिएंसी अधिक होगी। तो आइए, कह रहा है जब कुंडली हानि यानी क्वाइल, ये है ना कुंडली, इसका हानि और लौह हानि के बराबर हो जाए, यानी आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस, कॉपर का वाइंडिंग है ना, कुंडली है ना, इन दोनों का लॉस आपस में अगर बराबर हो जाता है तो उस ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो बहुत अधिक होती है। समझ में आ गया? चलिए, आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस, तब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हो जाएगी सबसे अधिक, मैक्सिमम। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं उसको। यह है कि दिए गए विकल्पों में से किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है? भाई किस में होता है उच्च विद्युत प्रतिरोध? मतलब सबसे अधिक करंट को रोकता कौन है? देखिए, इंसुलेशन सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ होता है अभ्रक, इसको बोलते हैं माइका। क्या बोलते हैं? माइका। ये माइका विद्युत परिपथ में सबसे अच्छा कुचालक है। ये इसका प्रतिरोध सबसे मैक्सिमम होता है। जिंक और सिल्वर चांदी तो भाई सबसे बड़ा सुचालक है। मैग्नीज, ये मैग्नीन भी होता है, मैग्नीन भी एक कुचालक है, लेकिन सबसे अच्छा कुचालक अभ्रक। इन विकल्प में हुआ तो ऑप्शन क्या हुआ? सही हुआ, माइका यानी अभ्रक विद्युत परिपथ में विद्युत पदार्थ में सबसे अच्छा कुचालक यानी अधिक प्रतिरोध रखने वाला पदार्थ। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्विदिशक उपकरण है यानी बाई डायरेक्शनल? देखिए एससीआर क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। सिलिकॉन, एससीआर क्या? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, ये यूनि डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल। ये एलएससीआर है, ये डायोड, डायोड भी क्या है? ये एससीआर डायोड से मिलकर बनता है। ये ट्राइक, ट्राइक क्या होता है आपको थोड़ा सा समझाते हैं। ट्राइक दो एससीआर से मिलकर बनता है। ये देखिए, ये एससीआर का सिंबल है, ये एससीआर का सिंबल है, लेकिन जब दो एससीआर आपस में मिलता है विपरीत क्रम में तो बन जाता है ट्राइक। क्या बन जाता है? ट्राइक बन जाता है, ट्राइक। तो ट्राइक दो एससीआर, ये याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि ट्राइक क्या होता है। तो दो एससीआर जब आपस में विपरीत क्रम में समांतर में जुड़ती है, देखिए इधर से इसमें सप्लाई जाएगा और इधर से भी आएगा। यूनिडायरेक्शनल तो वह एक ही दिशा में जाएगा, यानी एक, आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए, यूनिडायरेक्शनल मतलब आप अपने साइकिल में पंप से हवा भरते हैं तो हवा क्या होता है? टायर में जाती है, यानी ट्यूब में जाती है। तो ट्यूब में जाती है लेकिन बाहर नहीं आती है, वो होता है यूनिडायरेक्शनल। इसमें क्या होता है? इसमें करंट इधर से जाएगा, पॉजिटिव जाएगा और निगेटिव को नहीं जाने देगा। एससीआर सिंगल रहेगा। तब जब ये दो एससीआर विपरीत क्रम में लग जाएगा तो वो बन जाएगा ट्राइक। तो ये दोनों तरफ से, इधर से पॉजिटिव जाएगा, उधर से भी निगेटिव आ सकता है। तो कहने का मतलब दोनों तरफ से करंट, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ आ सकती है, जा सकती है, तो वो होता है ट्राइक। तो द्विदिशक यानी बाई डायरेक्शनल है। इसमें क्या होता है? 3 टर्मिनल होता है। और देखिए जैसे गेट MT1 MT2 3 टर्मिनल, यानी तो समझ गए द्विदिशक कौन सा हुआ? ट्राइक। ट्राइक का नाम क्या होता है? ट्राइक कहाँ काम करता है? ट्राइक मतलब होता है ट्रायोड अल्टरनेटिंग करंट, यानी ट्रायोड अल्टरनेटिंग करंट ट्राइक का पूरा नाम होता है। ये पूछता नहीं है, जानकारी के लिए हम आपको बता दें। ट्राइक ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड ट्राइक। समझ में आ गया? 2 एससीआर से मिलकर बना होता है। चलिए, ये 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पियर धारा देती है तो बैटरी का निर्धारण रेटिंग क्या होता है? तो भाई आपको निर्धारण रेटिंग करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। तो रेटिंग होता है एम्पियर आवर। क्या? एम्पियर आवर। किसी भी बैटरी की क्षमता आपको ज्ञात करना है। AH नाम ही से स्पष्ट है, ए एम्पियर यानी करंट का
और टाइम एच मतलब घंटा, आवर एच मतलब टाइम, तो क्या होगा यानी करंट गुना एम्पियर, तो कितना करंट है इसका 10 एम्पियर 10, और कितना घंटा चार्ज कर रहा है भाई 6 घंटे के लिए, तो कितना 6 घंटे के लिए तो 6 10 सके 60 एम्पियर आवर, मतलब 10 एम्पियर का करंट का यूज 6 घंटे के लिए करेंगे, जो बैटरी इतना देर तक समय आपको दे देगा उसका एम्पियर आवर क्षमता होगा 60 एम्पियर आवर। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर एक होता है वाट आवर एफिशिएंसी, ये अभी आपको एम्पियर आवर पूछा है तो एम्पियर की बात की है, वाट में पूछता है तो वाट को निकाल करके हम लोग गुना करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें धारा करंट प्रवाहित हो। भाई कह रहा है कि उस गुण को जिसके कारण करंट बहती है उस गुण को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि चालकता कहते हैं। चालकता यानी कंडक्टर, जिसमें करंट बहती है उसे कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। तो क्या हुआ चालकता, किसी भी चालक में करंट बहती है उस गुण को चालकता कहते हैं। तो चालक में करंट बहने की गुण को चालकता कहते हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि द टाइपिकल एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन ऑफ प्रेस्ड ग्लास लैम्प। देखिए कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि प्रेस्ड ग्लास लैम्प मतलब दाब, जो कांच का दाबिया प्रस्तर वाला लैंप है उसका जो लाइफ टाइम होता है वो कितनी देर तक होता है। देखिए आपको एग्जांपल को बताएं, आप जो घर में बल्ब लगाते हैं, ट्यूब लाइट लगाते हैं, उसका भी लाइफ स्टाइल होता है, लाइफ टाइम होता है, कितने देर तक जलेगा, कितने घंटे तक होता है, ट्यूब लाइट का बल्ब का कितना घंटा होता है। ये जो प्रेशर वाला ग्लास लैंप होता है ना उसका जो लाइफ टाइम है 200 घंटा, ये 200 घंटा निर्धारित किया गया। हो सकता है कि 2 घंटा 4 घंटा आगे भी चल जाए, लेकिन 200 घंटा के बाद वो फ्यूज हो जाएगा। जिसे आपने घरों में यूज करते हैं ये प्रेशर मतलब कांच में देते हैं, अंदर में एक बल्ब लगा करके कांच के अंदर में रखते हैं। इससे टाइप का जो बल्ब आपके घरों में लगी होती है ये वाला बल्ब, ऊपर से कांच होता है, ये उसमें प्रेशराइज हवा भरता, कोई बाहर से एयर नहीं जाता है। तो ऐसे बल्ब का लाइफ टाइम कितना 200 घंटा होता है। कितना 200 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि सही विकल्प को चयन करें। भाई सही विकल्प चयन करने के लिए आपको देखिए क्या मॉसफेट लिखा होगा है। मॉसफेट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। मॉसफेट क्या होता है? मॉसफेट सबसे पहले जानते हैं कि मॉसफेट क्या होता है। मॉसफेट होता है ये देख रहे हैं आपको, ये देखिए ये मॉसफेट है। मॉसफेट टीवी चैनल सर्किट कंप्यूटर में यूज करते हैं। स्विचिंग सर्किट होता है। क्या होता है स्विचिंग सर्किट? इसका काम होता है इससे आपका कोई करंट को कब जाना है कब नहीं जाना है टाइमिंग सेट होता है इसमें। ये स्विचिंग सर्किट है, करंट को जाने और आने में मदद करता है या रोकता है, परिपथ में काम करता है मॉसफेट। मॉसफेट का ये सिंबल है। मॉसफेट 3 टर्मिनल होता है। मॉसफेट में कौन कौन? एक होता है ड्रेन, एक होता है सोर्स, एक होता है गेट। समझ गए? मॉसफेट को डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के लिए आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आसान से। ये है मॉसफेट। मॉसफेट में 3 टर्मिनल होता है और एक ध्रुव होता है, मतलब एक ध्रुव और कंट्रोल नहीं। ये जो नियंत्रण होता है करंट को कैसे कंट्रोल करता है, तो ये जो डिवाइस है ना ये वोल्टेज पर आधारित होता है। ये वोल्टेज को कम ज़्यादा करके वोल्टेज के आधार पर कंट्रोल किया जाता है, यानी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। देखिए तो इस तीनों चीज़ की क्या क्या हमने बताया आपको कि ये 3 टर्मिनल होता है। इसमें कितना 3 टर्मिनल है, ये देख रहे हैं ऐसा ये टर्मिनल है 3 टर्मिनल, 1 पोल और ये नियंत्रण होता है वोल्टेज के द्वारा। ये तीनों चीज इसमें होगा वो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। आइए कह रहा है पहले देखिए यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिया गया है कि एक ध्रुवीय है वोल्टेज से कंट्रोल होने वाला और 3 टर्मिनल वाला उपकरण है। 3 टर्मिनल वोल्टेज नियंत्रण और एक पोल यानी एक ध्रुवीय होता है। समझ गए ना? ये याद रखिए। बाकी ऑप्शन इसमें से कुछ नहीं, 2 टर्मिनल नहीं है। यहाँ देखिए धारा नियंत्रित नहीं होता है। कोई भी मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, यंत्र होता है। मॉसफेट होता क्या है? मॉसफेट का पूरा नाम कभी कभी पूछता है, तो मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखिए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये एफईटी का टाइप है।
FET भी दो प्रकार होते हैं, एन टाइप FET और पी टाइप। तो ये जो मॉसफेट होता है ना, ये भी एन चैनल मॉसफेट होता है, पी चैनल मॉसफेट होता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है उतनी बात हम आपको बताए हैं जिससे आपको क्वेश्चंस में आसानी से समझ में आ जाए, विश्लेषण इसका हो जाए। कभी कभी पूरा नाम भी पूछता है, क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी मॉसफेट। याद रखिएगा, बार बार कभी कभी पूछता है। आइए, समझ में आ गया। मॉसफेट एक ध्रुवीय वोल्टेज कंट्रोल और 3 टर्मिनल यानी 3 टर्मिनल वाला यंत्र है, उपकरण है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या है, ये जब शुद्ध सेमीकंडक्टर में एक त्रिसंयोजी अशुद्धता यानी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जोड़ दी जाती है तो यह क्या बन जाता है। भाई आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा हम जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। देखिए, जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मतलब कैसा, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट, दो चीज समझना पड़ेगा। ट्राइवैलेंट मतलब वैसा एलिमेंट जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो होता है ट्राइवैलेंट। क्या होता है, ट्राइवैलेंट यानी त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी। और जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो वो होता है पेंटावैलेंट। क्या होता है, पेंटावैलेंट। लेकिन नाम के आधार पर बात करें तो ट्राइवैलेंट को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं और पेंटावैलेंट को एन टाइप। समझ गए, यानी पी टाइप में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। जैसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर में बोरॉन मिला दिए, तो बोरॉन में क्या है, बोरॉन 5 होता है, तो बोरॉन 5 होता है तो 2 और बाहरी में 3, तो क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट मतलब 3 जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो वैसा इम्प्योरिटी अगर मिला देंगे तो हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या मिलाएंगे, पंच संयोजी, पंच संयोजी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग त्रिसंयोजी है तो हो जाएगा पी टाइप यानी सेमीकंडक्टर। समझ गए ना, वो कैसा सेमीकंडक्टर हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया। ये था इसका 30 क्वेश्चन। ऐसे 150 क्वेश्चंस है, आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस का एनालिसिस हम कराएंगे। और भी अगले और भी पेपर है, ये दूसरा पेपर स्टार्ट है, जितना भी पेपर होगा मैं कराऊंगा आपको। लेकिन आप क्या करिए, इसका इतना ही नहीं, ट्रेड भी कराएंगे आपको मैथ से, मैथ स्पेशलिस्ट मैथ भी कराएंगे, रीजनिंग भी कराएंगे और इसका कंप्यूटर भी कराएंगे। आप बने रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। सभी ट्रेडों का लगभग जितने भी रनिंग ट्रेड है उनका प्रीवियस ईयर इसरो का RAC में भी जो होता है पूछे वाले प्रश्न, वो सारे के सारे एनालिसिस कराए जाते हैं। तो आप इसको जरूर से जरूर शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो ठीक है, हम तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।